से एक नेक्स्ट पास पेपर, और अब हम डिस्कस करेंगे 6 अगस्त वाला जो पेपर है बुक के अंदर आप देख सकते हैं। 35 ईयर ओल्ड वुमन जिसको तकरीबन 15% बॉडी उसकी जल चुकी है, सरफेस एरिया टू आर्म्स एंड चेस्ट इमीडिएट। अब एक फार्मूला के मुताबिक अगर उसकी बॉडी 10% से ज़्यादा बर्न हो जाए तो इमीडिएटली हमने उसको आईवी फ्लूइड्स ही देने हैं, तो आईवी फ्लूइड्स देंगे। ऑब्वियसली एनाल्जेसिक्स और एंटीबायोटिक्स लेटर ऑन दिए जा सकते हैं टू प्रिवेंट इन्फेक्शन एंड एनाल्जेसिक्स फॉर पेन, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ आईवी फ्लूइड। एक बच्चे को ब्रीफ स्टेरिंग स्पेल्स हो रहे हैं और ईसीजी पे स्पाइक एंड वेव डिस्चार्जेस हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट थेरेपी फॉर एब्सेंट सीजर, ये रेपिटेशन है। अब आपने याद रखना है कि एब्सेंट सीजर में ये पैटर्न होता है। ईईजी पे आपसे पेपर के अंदर ये एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि उसका क्या पैटर्न है, और इसके लिए जो थेरेपी होती है वो ईथोसक्सामाइड होती है। एक पेशेंट जिसको एक्रोमेगैली है, उसका प्रोलैक्टिन एलिवेटेड है और पिट्यूटरी पे ट्यूमर है। सो ये जो पिट्यूटरी पे ट्यूमर है और उसकी वजह से प्रोलैक्टिन रेस्ड है, ये मोस्ट लाइकली जो है आपका पिट्यूटरी एडिनोमा की वजह से मैक्रोप्रोलैक्टिनीमिया है, जिसमें प्रोलैक्टिन आपका ज़्यादा बन रहा है। अब इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। नंबर 1, हम लोग उसको डोपामिनर्जिक एगनिस्ट देते हैं जो प्रोलैक्टिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे, कैबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन, या फिर हम सर्जिकली इसको रिमूव करते हैं, जिसके लिए ट्रांसफिनोइडल सर्जरी करनी पड़ती है। ठीक है, सो जो ड्रग्स हैं उनका सक्सेस रेट 95% है। सो वी विल गो विद ड्रग फर्स्ट लाइन कैबरगोलिन या ब्रोमोक्रिप्टिन। कैबरगोलिन इज़ प्रेफरेबल। इससे भी फ़र्क ना पड़ा तो फिर नंबर 2 सर्जिकल इंटरवेंशन है। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल मैकेनिज्म बाय विच एक्टिवेटेड चारकोल लिमिट टॉक्सिन अब्जॉर्प्शन ओवरडोज। तो होता ये है कि चारकोल दिया जाता है, ठीक है। अगर किसी ने कोई मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले ली हैं तो विद इन अ फ्यू आवर्स आप चारकोल देते हो। चारकोल जाके यहाँ पे एक लेयर बना देता है, जिससे वो जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में नहीं होती, लेकिन ये विद इन फ्यू आवर्स ही, इनिशियल फ्यू आवर्स ही रिकमेंडेड है। सो ये एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। एक पेशेंट जिसको तमाम फीचर्स हैं एक्यूट कंजस्टिव ग्लूकोमा के विद एन इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ऑफ 48, यानी कि उसका प्रेशर रेस्ड है। विच ऑप्शन विल लोअर इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मोस्ट इफेक्टिवली, सबसे ज़्यादा जल्दी प्रेशर कैसे कम होगा। ट्रेबिक्यूलोप्लास्टी, ट्रेबिक्यूलेक्टमी, ये प्रोसीजर सर्जिकल इन्वेसिव प्रोसीजर हैं, दे वुड टेक टाइम। डेफिनेटली आईवी मैनिटॉल इमीडिएटली इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को कम कर देगा। इन एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा कौन सी ड्रग हम नहीं देते। सो कोई भी ड्रग जो कि मिड्रियासिस कॉज करेगी, तो वो क्या करेगी कि ग्लूकोमा को मज़ीद वर्स करेगी। अब इसमें से मिड्रियासिस कौन करता है, जो अल्फ़ा एगनिस्ट हैं, जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं, तो मिड्रियासिस करती हैं, देयरफॉर वो हम नहीं देंगे। एक पेशेंट जिसको कार्पोपीडल स्पैस्म, सीजर एंड पॉजिटिव चॉपस्टिक साइन है, ये चॉपस्टिक साइन इंडिकेटिव है हाइपो कैल्सीमिया का, मतलब ये है कि इसकी बॉडी में कैल्शियम कम है और इसके लिए हम उसको फ़ौरन से आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। ठीक है, एक बच्चे की बल्जिंग एरिथमेटस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये उसका कान है और यहाँ पे ये उसकी एक मेम्ब्रेन है जो कि बल्ज कर रही है। सो दिस इज़ इंडिकेटिव ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के लिए जो फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक होती है वो एमॉक्सिसिलिन होती है। एपिगेस्ट्रिक पेन है जो बैक तक जा रहा है और एंजाइम्स भी एलिवेटेड हैं। मोस्ट लाइकली इट कुड बी कोलिसिस्टाइटिस या कोलेंजाइटिस या पेनक्रेटाइटिस। लाइकली पेनक्रेटाइटिस थोड़ा लेस लाइकली है। मोस्ट लाइकली कुड बी कोलिसिस्टाइटिस, तो इसके लिए हम ट्रांस एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड इनिशियली करेंगे। हाइपोटेंसिव पेशेंट जिसको एडिसन बी है और अब वो वॉमिटिंग एंड कन्फ्यूजन के साथ आ रहा है। एडिसन में आपको पता है एब्सेंस होती है कॉर्टिसोल की और साथ में एल्डोस्टेरॉन की, और अगर ये वॉमिटिंग कन्फ्यूजन और एब्डोमिनल पेन के साथ आ रहा हो ड्यू टू सम स्ट्रेसर, तो हम कहते हैं कि ये एडिसोनियन क्राइसिस में है। और जब वो क्राइसिस के अंदर होता है तो फिर हमें उसको क्या देनी पड़ती है, आईवी स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं। ठीक है, तो हम उसको फ़ौरन से क्या देंगे, हाइड्रोकॉर्टिसोन देंगे। अप्रॉक्सीमेटली कितना जीसीएस स्कोर होगा, तो आपने वेंटिलेट कर देना है। सो जीसीएस की या इंट्यूबेशन की ना इंडिकेशंस हैं, तो आपने सर्च करना है इंट्यूबेशन के लिए क्या क्या इंडिकेशन है, जैसे कि साइलेंट चेस्ट एक इंडिकेशन है। ठीक है, इसी तरह अगर उसका जीसीएस लेस दैन 8 हो या रैपिडली डिटोरिएटिंग जीसीएस हो तो इंट्यूबेट करते हैं। सो लेस दैन 8 आपने याद रखना है। प्री रीनल एक्यूट इंजरी टिपिकली यूरिन में क्या शो करेगी। अब
आपकी जो किडनी इंजरीज़ हैं, लेट्स सपोज ये आपकी किडनी जो है वो इंजर्ड हो रही है, तो इसकी 3 रीज़न हो सकती हैं। प्री रीनल रीज़न होती है, ठीक है, फिर हम कहते हैं रीनल रीज़न होती है, फिर हम कहते हैं पोस्ट होती है। सो प्री रीनल में यही हो सकता है कि अगर बॉडी में हाइपोवोलीमिया है, यानी कि ब्लड कम है, या नोज़िया, डायरिया, वॉमिटिंग हो गया, वॉल्यूम की कमी है। रीनल में ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस, नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह हो सकता है, और पोस्ट में आगे स्टोन्स हो सकते हैं। अब प्री रीनल में मसला ये होता है कि बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम है, जिसकी वजह से किडनी की तरफ सप्लाई कम होगी, और किडनी एक्सेसिवली वाटर एंड सोडियम को रीअब्जॉर्ब करेगी। यूरिन के अंदर जो सोडियम है वो बहुत कम होगा, ठीक है। हाई यूरिन की ऑस्मोलैलिटी, लो फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शनेटेड सोडियम, यस, सो सारा कुछ अंदर आ रहा होगा, बहुत कम चीज़ें यूरिन में जाएंगी, सो यूरिन की ऑस्मोलैलिटी बहुत हाई होगी। यूरिन की ऑस्मोलैलिटी कम नहीं, प्रोटीन यूरिया, ग्रॉस हीमाटूरिया नहीं। एक बंदा है जिसको सीजनल नेज़ल कंजेशन है, राइनूरिया है, बायोप्सी के ऊपर हमें लग रहा है प्रोमिनेंट डी ग्रैनुलेशन है, कौन से सेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? सो दिस इज़ बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन, और एलर्जिक रिएक्शन में हमारे पास जो है वो मैस सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनकी डी ग्रैनुलेशन होती है, और उसके बाद जो है वो फीचर सारे के सारे आना शुरू हो जाते हैं। एक टैक्सी ड्राइवर को बार बार स्नीजिंग हो रही है, उसके सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? एंटी एलर्जिक एजेंट देना पड़ेगा, जो कि डाइफेनहाइड्रामीन है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो डाइफेनहाइड्रामीन जो है एंटीहिस्टामीन है, और वो इस इन सिम्टम्स के साथ हेल्प करेगी। 65 ईयर ओल्ड मेल को प्रोग्रेसिव मेमोरी लॉस है, विजुअल डेफिसिट है, और सीटी स्कैन पे एट्रोफी है। अब आप ये याद रख लो कि अगर नंबर 1 मेमोरी डेफिसिट हो और एट्रोफी हो, तो डेफिनेटली वो एट्रोफी से याद रखो वो अल्जाइमर्स ही होता है, ठीक है। उसके स्पाउस ने भी रिपोर्ट किया, वो नाम भूल जाता है, चीज़ें भूल जाता है, स्टोरीज खुद से बनाता रहता है, सो मोस्ट लाइकली दिस इज़ अल्जाइमर्स। जो कॉर्सकॉफ होता है उसमें कन्फेबुलेशन, एमनीजिया, कन्फ्यूजन, एटेक्सिया और स्क्विंट यानी कि आई रिलेटेड प्रॉब्लम भी होता है। पिक्स जो है उसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, और जैकॉब डिजीज़ है समथिंग एल्स, कि जिसमें उनको कुछ हेलुसिनेशन होती है, उनको लगता है कि उनके सामने जो चीज़ें हो रही हैं गलत हो रही हैं, लेकिन फिर भी उनको हो रहा होता। अब पेशेंट विद हाइपरटेंशन, मतलब कि हेलुसिनेशन है, जो चीज़ें उनको पता है ये रियल नहीं है, लेकिन फिर भी वो हो रही होती हैं। एक पेशेंट जिसको हाइपरटेंशन है और वीज़ है और अर्टिकेरिया है आफ्टर अ स्टिंग। अब ये अर्टिकेरिया और रैश तक ठीक है, लेकिन हाइपरटेंशन होने का मतलब है एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो रहा है, और होगा एनाफाइलेक्सिस तो IM एड्रीनालीन या IM एपिनेफ्रीन देंगे। सो IM एपिनेफ्रीन हम दे देंगे। इन्वर्जन एंकल इंजरी में मोस्ट कॉमनली इन्वर्जन एंकल इंजरी मोस्ट कॉमन इंजरी है, और इसमें जो डैमेज होता है लिगामेंट, वो आपका इंटीरियर टेलोफिब्यूलर लिगामेंट डैमेज होता है। आफ्टर ट्रोमेटिक इंटीरियर शोल्डर डिसलोकेशन, एक पेशेंट को लॉस ऑफ सेंसेशन है ओवर लेटरल शोल्डर। ये जो लेटरल शोल्डर का एरिया है, और इसको ये जो एक स्पेसिफिक पैच एरिया होता है जिसको हम कहते हैं कि ये रेगमेंटल बैज एरिया है, इसको सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व, ठीक है। सो अगर यहाँ पे लॉस ऑफ सेंसेशन है और साथ में मोटर लॉस भी है, और तो पेशेंट जो है उसको लाइकली एक्सिलरी नर्व की इंजरी है, सो एबडक्ट भी नहीं कर पा रहा और सेंसरी लॉस भी है, सो दिस इज़ एक्सिलरी नर्व की इंजरी, ठीक है। जो मीडियन नर्व है वो हमारे पास डैमेज हुई होती है कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर, या जिसको हम क्या भी कहते हैं, ये जो आपका फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर, मोस्ट लाइकली एडीमा की वजह से, तो उसमें मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है, और रेडियल नर्व की वजह से रिस्ट ड्रॉप हो सकता है मोस्ट लाइकली, अगर एक बंदा किसी सीट के ऊपर अपनी बाजू रख के पूरी रात सोया रहा है। 34 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमेन है, उसको थिक वाइट वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, 3 दिन एंटीबायोटिक। सो ये पहले भी बताया कि एंटीबायोटिक के बाद अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो मोस्ट लाइकली वो फंगल ही होता है, और फीमेल्स के अंदर एंटीबायोटिक कोर्स के बाद फंगल वजाइनल इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, और वो प्रेजेंट भी ऐसे ही करता है कि थिक वाइट चीज़ी डिस्चार्ज होता है, एंड दैट इज़ कैंडिएसिस, ठीक है। ओके, सो ओके, which antihypertensive is associated with dry cough? So ACE inhibitor associated होती हैं dry cough के साथ और angioedema के साथ, और साथ में obviously hyperkalemia के साथ भी। अगर dry cough हो रही हो या angioedema,
तो एस इनहिबिटर को रिप्लेस करके आर्ब्स जो हैं वो दिए जाते हैं। और उसके बाद एक पेशेंट है जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ले रहा है। ये जो एंटीसाइकोटिक हैं ये दो तरह की हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल का ये प्रॉब्लम है कि इनमें एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम के अंदर जो है वो टार्डेटिव डिस्काइनेसिया और हमारे पास डिस्टोनिया और टॉर्टिकोलिस और इस तरह की चीज़ें आती हैं। एंड डेवलप एन इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नेक जॉ after first dose. What is this? So this is basically dystonia, and they are the extrapyramidal side effects of antipsychotics, specifically the typical or first generation. Acute promyelocytic leukemia में कौन सी ड्रग है? सो जो प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकीमिया है उसमें ये ट्रांसलोकेशन होती है और इनके अंदर एक RAR अल्फ़ा फ्रेगमेंट होता है। सो ये जो ट्रांस रेटिनोइक एसिड हैं ये इसके साथ बाइंड करके जो आपके प्रोमाइलोसाइट्स हैं उनको इमेच्योर कर देगा और उनकी डेथ कर देगा और ट्रीटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्रांस रेटिनोइक एसिड एक सेगमेंट विच इज़ RAR अल्फ़ा उसके साथ जाके बाइंड करेगा। देन बताता है कि पेन स्टार्ट होता है पेरी अम्बलाइकली और वो लोकलाइज होके राइट लोअर क्वाड्रेंट में जा रहा है, नन अदर देन ये अपेंडिक्स ही है। सो दिस इज़ अपेंडिसाइटिस। कौन सी ड्रग क्रॉनिकली एस्थमेटिक इन्फेंट में यूज़ होती थी और वो साइड इफ़ेक्ट कॉज करती है? सो हमारे पास जो क्रॉनिकली यूज़ होती है वो साल्ब्यूटामोल ही है और वो क्रॉनिकली साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो कॉज कर सकती है, ट्रेमर्स और इस तरह की चीज़ें। इंट्रिंसिक एक्यूट किडनी इंजरी आफ्टर हाइपरटेंशन, यूरिनरी सेडिमेंट्स क्या होंगे? सो अगर आपकी एक्यूट किडनी इंजरी हो रही है और वो हाइपरटेंशन से हो रही है इसका मतलब है प्री रीनल है। तो क्या होगा? आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा जिसकी वजह से एक्यूट टिब्यूलर नेक्रोसिस होगी और नेक्रोसिस की वजह से क्या होगा कि ग्लैंडुलर कास्ट आपके यूरिन में आपको मिलेंगे। RBC कास्ट जो है वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होते हैं जिसमें हीमाचूरिया होता है। WBC कास्ट पाइलोनेफ्राइटिस में होते हैं, इन्फेक्शन में होते हैं। और फैटी जो हैं वो नेफ्रोटिक में होते हैं। ठीक है, जो हाइपरटेंशन में या एक्यूट टिब्यूलर नेक्रोसिस में होते हैं वो मडी कास्ट होते हैं। एट व्हाट एज एंडोमेट्रियल बायोप्सी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए करनी चाहिए? सो अबव 55 अगर एक फ़ीमेल मीनोपॉज के बाद यूजुअली आ जाएगी ब्लीडिंग के साथ तो फिर हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, उस पर एंडोमेट्रियम की थिकनेस देखते हैं। इफ़ इट्स मोर देन 4 मिलीमीटर देन डेफिनेटली वी गो फॉर बायोप्सी बिकॉज वी आर सस्पेक्टिंग एंडोमेट्रियल कैंसर। नेक्रोसाइटोसिस है, पैरेस्थीसिया, एटेक्सिया, कौन सी लैब डायग्नोसिस इंडिकेट करेगी? B12 को। अब आपने याद रखना है कि B12 बहुत इंपॉर्टेंट होता है मिथाइल मेलोनिक CoA म्यूटेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, जो मिथाइल मेलोनिक एसिड को आगे मेटाबोलाइज करेगा। अगर B12 कम होगा ये एंजाइम काम नहीं करेगा, मिथाइल मेलोनिक एसिड के लेवल्स बहुत ज़्यादा रेज्ड होंगे। सो अगर मिथाइल मेलोनिक एसिड के लेवल रेज्ड हैं सो B12 डेफिशिएंसी कुड बी द कॉज। टिपिकल CSF फाइंडिंग बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में मैंने बहुत दफ़ा बताया न्यूट्रोफिल्स हाई होंगे, प्रोटीन भी हाई होगा और क्योंकि बैक्टीरिया ग्लूकोज पे रिलाई करता है तो ग्लूकोज कम होगा। हाई न्यूट्रोफिल, हाई प्रोटीन एंड लो ग्लूकोज। लिम्फोसाइट ज़्यादा होना इज़ इंडिकेटिव ऑफ वायरल मेनिंजाइटिस। सिर्फ ग्लूकोज का ज़्यादा होना कोई फाइंडिंग नहीं है। एक्यूट यूनिलेटरल फेशियल वीकनेस है। फेशियल वीकनेस के अंदर कौन इन्वॉल्व होती है? फेशियल नर्व होती है जो फेशियल एक्सप्रेशन मसल्स को सप्लाई करती है। व्हाट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एंड वाइडली एक्सेप्टेबल इंडिकेटर ऑफ हेल्थ स्टेटस? सो हेल्थ स्टेटस को इंडिकेट करता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अंडर 5 मोर्टलिटी रेट है। कौन सा बायोमार्कर मोर सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है फॉर मायोकार्डियम? ट्रोपोनिन INT गोल्ड स्टैंडर्ड के तौर पे कंसीडर किया जाता है क्योंकि CKMB भी है लेकिन थोड़ा लेस है। मायोग्लोबिन एंड LDH नहीं बट कार्डियक ट्रोपोनिन INT इज गोल्ड स्टैंडर्ड। डीप डॉग बाइट फ्रॉम अननोन वैक्सीनेशन स्टेटस। अब जब डीप बाइट हो गई तो कैटेगरी 3 बाइट है और डॉग से की गई और वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं पता तो डॉग्स जो हैं वो कैरियर हो सकते हैं रेबीज़ का। सो रेबीज़ इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लिए पेशेंट को क्या करेंगे? वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों देंगे क्योंकि डीप बाइट जो है वो कैटेगरी 3 इसमें आ रहा है। वैक्सीन एंटीबायोटिक टेटनस नहीं लेकिन रेबीज़ की वैक्सीन और रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे।
आरटीए के बाद एक पेशेंट को थोड़ा सा ब्लड आ रहा है यूरिथ्रल मीएटिस पे। ये हमने पहले भी देखा है कि यूरिथ्रल मीएटिस पे ब्लड है, यूरिन रिटेन हो रहा है, तो ये यूरिथ्रल इंजरी है, ठीक है। सो दिस इज़ यूरिथ्रल इंजरी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पेशेंट को डायरेक्ट कैथेटर नहीं करते, सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन की जा सकती है। चेस्ट कंप्रेशन कितनी रिकमेंडेड है, तकरीबन 100 to 120 पर मिनट होनी चाहिए अडल्ट्स में। सो 100 to 120। एक यंगर वुमेन है, आफ्टर आरटीए एब्डोमिनल इंजरी थी, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है, ब्लड प्रेशर कम है, हार्ट रेट ज़्यादा है, इमीडिएटली हम क्या करें। सो ABC के बाद इमीडिएटली आपने जो ब्लड प्रेशर को टैकल करने के लिए करना है वो हाई फ्लूइड्स होंगे। एल्डरली मेड लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स एंड ड्यू टू बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया, फर्स्ट लाइन थेरेपी। अब सिम्टम्स है ना, तो यही बताया मैंने आपको, बिनाइन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया में सिम्टम्स के लिए आपने अल्फ़ा ब्लॉकर देनी होती है, और डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है वो 5 अल्फ़ा रिडक्टेज इनहिबिटर है, लेकिन वो टाइम टेकिंग है, सो हम अल्फ़ा ब्लॉकर देंगे। सो अल्फ़ा ब्लॉकर टेम्सोलोसिन है। एक वुमेन जो 32 वीक पे थी, ब्रीच थी, आपने क्या करना है, 32 पे तो हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, हम वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन अगर 36 37 तक भी नहीं होगा, 36 नली पैरिस एंड 37 मल्टी पैरिस, फिर हम एक्सटर्नल कफेलिक वर्जन ट्राई करेंगे, और अगर वो भी ना होगा तो फिर हम सी सेक्शन कर देंगे। बट 32 इज़ टू अर्ली टू डू समथिंग, सो यहाँ पे हमने सिर्फ वेट करना है। एक वुमेन जो एक्टिव लेबर में है 2 घंटों से, और ब्रो प्रेजेंटेशन है। ब्रो प्रेजेंटेशन में उसका हेड जो है वो मेंटल जो एरिया है वो प्रोमिनेंट है, फॉर डिलीवरी वो सामने है, और 2 घंटों से ये बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं होता विद नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। सो इसमें हमने फ़ौरन से सी सेक्शन ही करना है, ठीक है। सो हम सी सेक्शन ही करेंगे। 30% बर्न है, पार्कलैंड फार्मूला के मुताबिक 4 इंटू वेट इन बॉडी, वेट इन kg इंटू परसेंटेज ऑफ बर्न। सो 4 इंटू वेट इन kg टोटल परसेंटेज ऑफ द बर्न एरिया। व्हाट इज़ प्रेफर्ड वेन, जो कि यूज़ होती है करोनरी आर्टरी बाईपास में। सो ग्रेट सेफनेस वेन, ये जो है वो इसकी जो लेंथ है वो भी ज़्यादा है, और इसका जो ल्यूमेन है वो भी करोनरी आर्टरी के साथ कंपैटिबल होता है, और एफिकेशियस भी है, सो ये यूज़ की जाती है एज अ ग्राफ्ट। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, हाइपरनेट्रीमिया, वाटर डिप्रिवेशन पे क्या हुआ कि डेस्मोप्रेसिन को रिस्पॉन्स कर दिया। जब डेस्मोप्रेसिन बाहर से दिया और रिस्पॉन्स कर दिया, इसका मतलब है बॉडी के अंदर ADH नहीं बन रहा था, और बॉडी में अगर ADH नहीं बन रहा था ब्रेन में, सो दैट इज़ क्रेनियल और सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस क्लियरली। अगर आपने ये डिटेल से समझना है तो आप मेरी एंडो की वीडियोस देखें, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। एक पेशेंट जो मिनट आफ्टर एन अननोन केमिकल स्प्लैश आ रहा है इनटू आई विथ सवेयर पेन एंड कंजक्टाइवल इंजेक्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल मैनेजमेंट क्या हो सकती है। सो ये भी बहुत दफ़ा बताया हुआ है कि आँख के अंदर अगर केमिकल आया हुआ है तो आपने इसको सेलाइन के साथ इसकी क्या करनी है, इरिगेशन करनी है पहले, ठीक है। सो वी विल डू कॉपियस इरिगेशन विद नॉर्मल सेलाइन। एक 5 साल का बंदा एडीमा, प्रोटीन यूरिया, हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया के साथ आ रहा है, मोस्ट लाइकली। सो बच्चों के अंदर ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, प्रोटीन यूरिया, पीछे प्रोटीन कम हो जाएगा, जिससे फ्लूइड लीक होगा। सो हाइपोअल्ब्यूमिनीमिया एंड एडीमा, दिस इज़ ऑब्वियसली नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और बच्चों में नेफ्रोटिक होता है मिनिमल चेंज डिजीज़, और वो स्टीरॉयड को रिस्पॉन्ड करता है। एक बच्चा जिसको हाई ग्रेड फीवर है, डिस्फेजिया है, स्वॉलन टॉन्सल्स हैं, आपने क्या देना है। सो हाई ग्रेड फीवर है, डिस्फेजिया और स्वॉलन टॉन्सल्स हैं, सो ये बैक्टीरियल टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, और इसके लिए बेस्ट क्या ही होता है, वही ऑगमेंटिन कोइमोक्सिक्लिव होती है, ठीक है। सो कोइमोक्सिक्लिव देना है। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, फीवर पॉजिटिव, मर्फी साइन। मर्फी साइन इज इंडिकेटिव ऑफ कॉलीसिस्टाइटिस। अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही कि बाकी पेपर्स में मैंने आपको ये चीज़ें एक एक ज़रा एक्सप्लेन की हुई हैं। कोलेंजाइटिस में चारकोट होगा, इसमें साथ में नोज़िया, वॉमिटिंग होगा, और पेन रेडिएट करेगा। बैक साइड पे हिस्ट्री होगी अल्कोहल या गॉल स्टोन्स की, और अपेंडिसाइटिस में पेन सेंटर से स्टार्ट होता है, अम्बिलिकली और राइट लोअर क्वाड्रेंट तक जाता है। 45 ईयर ओल्ड मेल, क्रॉनिक HCV एंड अल्कोहलिज्म प्रेजेंट कर रहा है, हेमाटोमेसिस, स्पाइडर नेवाई, टेकिकार्डिया, हाइपरटेंशन एंड एसाइटिस के साथ, मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ ब्लीडिंग। अब ये जो अल्कोहलिक हैं इनके अंदर जाहिर है लिवर सिरोसिस हुई होगी, और लिवर सिरोसिस में फिर क्या होता है कि आपका लिवर से आगे ब्लड नहीं जाता, सारे का सारा पीछे पोर्टल वेन में, और वहाँ से कोलेट्रल्स में, और कोलेट्रल से फिर ईसोफेजियल वेन्स में, और वहाँ से हेमाटोमेसिस होगी। सो ईसोफेजियल वेरिसिस है ये। 20 ईयर ओल्ड मेल, 12 hours of anorexia, vomiting, periumbilical pain that localized to right iliac fossa
and a positive Rovsing sign, all are indicative of appendicitis. Foch injury with distal radius fracture typically. So ये जो हमारे पास outstretched hand पे इंजरी होती है ये कूलीज फ्रैक्चर करती है, इसको हम डिनर फॉक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। इसमें डिस्टल रेडियस का डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट हुई हुई होती है, ठीक है। सो डिनर फॉक डिमिटी डॉर्सल डिस्प्लेसमेंट हुई हुई होगी, डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर है, ये एक काइंड टाइप ऑफ फ्रैक्चर है। अदरवाइज हेल्दी आउट पेशेंट कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया फर्स्ट लाइन, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया है और फर्स्ट लाइन हमने इसको क्या ही देना है, एमॉक्सिसिलिन ही देंगे या फिर डॉक्सी और मैक्रो। व्हाट इज़ अ कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर? ओपन फ्रैक्चर वो होता है कि जिसमें आपका जो फ्रैक्चर है उसमें स्किन इतनी डैमेज हो जाए कि बोन एक्सपोज हो और वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इन कांटेक्ट हो। इज़ प्रेजेंट इफ लेसरेशन ऑफ मेम्ब्रेन कनेक्ट विद फ्रैक्चर हीमाटोमा एक्सपोजिंग बोन, ठीक है। ना नर्व इंजरी, ना आर्टीरियल इंजरी, ना मोर देन 2 कंपोनेंट, बट वो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड हो उसको हम कहते हैं, ठीक है। एक पेशेंट को प्रोग्रेसिव कंडक्टिव हेयरिंग लॉस था विद नॉर्मल एक्सटर्नल कैनाल इंटैक्ट टाम्पेनिक मेम्ब्रेन। सबसे ज़्यादा बेस्ट इसके अंदर क्या है? सो ये जो प्रोग्रेसिव कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है लेकिन सब कुछ नॉर्मल है, दिस इज़ मोस्ट लाइकली ऑटोसिक्लेरोसिस, ठीक है, क्योंकि बाकी सब के अंदर चेंजेस होते हैं। एक 3 साल के बच्चे को कर्स फेसेस हैं, प्रोट्रूडिंग टंग, अम्बिलिकल हर्निया और डेवलपमेंटल डिले, ये हाइपोथायरॉयडिज्म को इंडिकेट कर रहा है। क्या देंगे हम इसको बाहर से थायरॉक्सिन देंगे, सो बाहर से थायरॉक्सिन देंगे। COPD में हमारी ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल पेशेंट के अंदर 94 to 98 होती है, लेकिन अगर उसको COPD हो तो फिर उसके अंदर हम 88 to 92 मेंटेन रखते हैं। बच्चे को बार्किंग कफ है, हॉर्सनेस, स्ट्राइडर और स्टीपल साइन आता है चेस्ट एक्सरे पे ऐसे करके स्टीपल की तरह, तो इसके अंदर हमने पेशेंट को नेबुलाइज एपिनेफ्रीन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने होते हैं। और अगर हमने कहा था थंब साइन आ जाए तो फिर वो एपिग्लोटाइटिस है और उसमें हमने उसको एनेस्थेसिस को बुला के इंट्यूबेट कराना होता है ड्यू टू द रिस्क ऑफ लेरेंजियल एडीमा। हाइपरकॉर्टिसोलिज्म सस्पेक्टेड पिट्यूटरी सोर्स विच टेस्ट सपोर्ट कुशिंग डिजीज़। अब कुशिंग डिजीज़ हमें कैसे पता चल रहा होता है? अगर हमें लग रहा है कि पिट्यूटरी सोर्स है तो फिर हम हाई डोज डेक्सा देते हैं, क्योंकि हाई डोज डेक्सा से अगर सप्रेस हो जाए तो फिर पिट्यूटरी है, अगर सप्रेस ना हुआ तो फिर एक्टोपिक है। एक 23-year-old मेल, रिड्यूसेबल ग्रॉइन स्वेलिंग अबव एंड मीडियल टू प्यूबिक टर्बोकल, सो ये इंग्वायरल हर्निया है विद प्रेशर ओवर द डीप रिंग, कफ इम्पल्स स्टिल फेड। सो डीप रिंग को अगर अक्लूड कर लिया लेकिन फिर भी हर्निया प्रोट्रूड कर रहा है, डेफिनेटली दिस इज डायरेक्ट हर्निया। अगर तो वो इनडायरेक्ट होता तो डीप रिंग अक्लूजन से वो वहीं पे फंस जाता, सो दिस इज डायरेक्ट इंग्वायरल हर्निया। पोस्ट ऑप एल्डरली पेशेंट है विद एक्यूट कन्फ्यूजन एंड एजिटेशन, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कॉज, स्टार्ट हाई डोज एंटीसाइकोटिक, फिजिकल या लॉन्ग टर्म। सो जाहिर है हम रीज़न आइडेंटिफाई करेंगे और फिर वही देंगे, क्योंकि एंटीसाइकोटिक या फिजिकल रिस्ट्रेन या लॉन्ग टर्म बेंजोडाइज़ेपिन से क्या होगा? मॉडरेट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर विदाउट साइकोटिक फीचर, फर्स्ट लाइन थेरेपी। सो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए फर्स्ट लाइन SSRIs ही होती हैं, सर्ट्रिलिन वगैरह, मोनोमाइन बेंजोडाइज़ेपिन या एंटीसाइकोटिक नहीं देते। DIC में क्या होता है? DIC में PT प्रोलॉन्ग होता है, APTT जो है वो प्रोलॉन्ग होता है आपका, ठीक है, D डाइमर प्रोलॉन्ग होते हैं, लेकिन प्लेटलेट और जो फिब्रिनोजन है वो क्या हो जाता है? कम, क्योंकि प्लेटलेट बहुत एक्सेसिवली यूज्ड हो जाते हैं। सो PT एंड APTT एंड D डाइमर प्रोलॉन्ग होगा, फिब्रिनोजन एंड प्लेटलेट कम होगा। बच्चे जिसकी ग्रे मेम्ब्रेन है और बुल नेक है, सो ग्रे मेम्ब्रेन है उसकी इधर यहाँ पे, सो दिस इज़ ओबियसली डिप्थीरिया। इसके लिए हम डिप्थीरियल एंटीटॉक्सिन भी देते हैं बच्चों में, और साथ में हम उसको एंटीबायोटिक भी देते हैं, एरिथ्रोमाइसिन वगैरह, मैक्रोलाइड। सो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन और एंटीबायोटिक देंगे, सिर्फ एंटीबायोटिक या स्टीरॉयड देने से कुछ नहीं होगा। एल्डर अडल्ट विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर डाइवर्टिकुलर डिजीज़, डाइवर्टिकुलर डिजीज़ सबसे ज़्यादा सेगमाइड कोलॉन में लेफ़्ट साइड पे होते हैं। लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट का पेन है, फीवर है, ल्यूकोसाइटोसिस है। सो लेफ़्ट लोअर क्वाड्रेंट में अगर पेन और ल्यूकोसाइटोसिस है तो आपको क्या करना चाहिए? इमीडिएटली आपको CT ऑफ एब्डोमेन और साथ में पेल्विस विद कंट्रास्ट करना चाहिए। इंटॉक्सिकेटेड पेशेंट है विद हाई एनोनिकाइन एसिडोसिस, लो और नॉर्मल ग्लूकोज, कीटोनीमिया, व्हाट इज़ लाइकली डायग्नोसिस?
अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, सो इंटॉक्सिकेटेड है, सो लाइकली अल्कोहलिक है, और अल्कोहलिक में ही हाइपोग्लाइसीमिक कीटोएसिडोसिस होती है, सो दिस इज अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस। एक डिहाइड्रेटेड एडल्ट इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस अराइव हाइपोटेंसिव, व्हाट इज़ द फर्स्ट आईवी फ्लूइड टू स्टार्ट। सो हम लोग फ़ौरन से क्या ही स्टार्ट करेंगे, आइसोटोनिक नॉर्मल सेलाइन ही स्टार्ट करेंगे, सो यही देना होगा। DKA के पेशेंट में पोटाशियम लेवल 3 है। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने जाहिर है पोटाशियम रिप्लेसमेंट भी साथ में स्टार्ट कर देनी है, वरना फिर आप जो इंसुलिन या वो दे रहे हो वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। बेस्ट रूटीन DVT प्रोफिलैक्सिस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन है। एक स्वॉलन टेंडर काफ है, 1 हफ्ता पोस्ट ऑप, फर्स्ट लाइन ये DVT है या नहीं है इसको कंफर्म करने के लिए हमने क्या करना होता है, सो हम डी डाइमर कर लेते हैं, और डी डाइमर के बाद हमने डॉपलर भी करना होता है। विच ECG चेंज इज़ मोस्टली करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपरकैलेमिया। सो हाइपरकैलेमिया में टॉल टेंटेड टी वेव्स होती हैं, सो टी वेव जो है वो टॉल पीक टी टेंटेड होती हैं। इमीडिएटली कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होता है। एक्टॉपिक को हम कैसे कंफर्म करते हैं, सो एक्टॉपिक के लिए हम जो है वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और साथ में अल्ट्रासाउंड करते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से पता चलता है प्रेगनेंसी है, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि यूट्रस तो एम्प्टी है, तो फिर वो कहीं और इम्प्लांट हुई हुई है, लाइकली आपकी फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। उसके बाद स्टेबल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी फॉर मीथोट्रेक्सेट इंक्लूड विच क्राइटेरिया। अगर तो पेशेंट बहुत स्टेबल हो और बीटा HCG लो हो तो हम जो है वो मीथोट्रेक्सेट ट्राई करते हैं, जो कि बच्चे की ग्रोथ वगैरह को अवॉइड कर देगी। नो रप्चर, स्मॉल मास, लो HCG। हीमोडायनामिक इनस्टेबल होगी तो हम सर्जरी करेंगे। कार्डिक एक्टिविटी होगी तो भी हम सर्जरी करेंगे। देयर इज़ अ रिस्क एनी टाइम ये रप्चर हो सकती है। लार्ज मैस होगा तो भी सर्जरी करेंगे। सो इस केस में हमारे पास हम एक्टॉपिक जो है उसको मीथोट्रेक्सेट को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। 7 ईयर ओल्ड है, उसको फेरेंजाइटिस के लिए ट्रीट किया, एडीमा, हाइपरटेंशन, हीमाचूरिया होना शुरू हो गया। सो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल यानी आपको गले का इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद नेफ्राइटिस हो गया। सो दिस इज़ पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेटिव वाल्व इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। सो जो नेटिव वाल्व में होता है वो स्टेफोरियस से ही होता है। Low grade fever, abdominal pain, malaise, cotton tongue and rose spots with positive culture suggest which feature? So low grade fever है, abdominal pain है, cotton tongue है आपकी, rose spots हैं, तो ये सारा कुछ किस चीज़ को indicate करता है?